अरे क्लोज कर दो ना इसे। हाँ। कटेगी नहीं कॉल? हाँ। नहीं नहीं, कॉल कहाँ कट रही है, देखो चल रही है। अरे 2-3 बार मैंने इसको जैसे ही बंद किया कॉल कट गई। ना ना, चल रही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट ये प्रिंट एलन में मेन मेथड लिखा है सबसे पहले, तो ये मेन मेथड लिख के आ जाएगा यहाँ पे, मेन लिख के आ जाएगा। यहाँ मेन आ गया। उसके बाद फर्स्ट पैरामीटराइज वाला सिंगल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे कितना पास किया, 24। 24 से पहले ये तीनों इनिट ब्लॉक चलेंगे। फिर आएगा 20 कितना, 54, सॉरी 54 आएगा। उसके बाद फिर आएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर आएगा ये डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर। तो इससे भी पहले चलेंगे ये तीन आ जाएंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद फिर आएगा डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर। तो उससे भी पहले चल जाएंगे ये तीन। फिर आएगा 1 2। ये होगा पूरा आउटपुट। बताओ भाई, सब लोगों को समझ में आ रहा है पूरा आउटपुट? फ्लो समझ में आया? जी सर। चला के दिखाऊं सर प्रोग्राम? यस सर। हाँ सर। ये एक चीज छोड़ दिया मैंने, ये लास्ट लाइन। ये इनिट ब्लॉक के अंदर जो लिख रखी है, मेन मेथड के अंदर जो इनिट ब्लॉक लाया है, तो ये सेम चलेगी। जैसे ही मेन मेथड चलेगा उसके बाद ये लाइन चलेगी। ये देखो आउटपुट, ये रहा आउटपुट। ये मैंने आउटपुट हो गया। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक 1, फिर इनिट ब्लॉक के तीनों, फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर इनिट ब्लॉक तीनों, फिर 20, फिर इनिट ब्लॉक तीनों, फिर 15 24, फिर स्टैटिक ब्लॉक 2, ये स्टैटिक ब्लॉक 2, फिर इनिट ब्लॉक तीनों, फिर 6 5, फिर इनिट ब्लॉक तीनों, फिर ये इनिट ब्लॉक तीनों, फिर 21, फिर इनिट ब्लॉक तीनों, फिर इनिट ब्लॉक तीनों, फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक 3, फिर आएगा मेन। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक इनिट ब्लॉक तीनों। उसके बाद 54। इसके बाद आएगा फिर इनिट ब्लॉक तीनों, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनिट ब्लॉक तीनों, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर इनिट ब्लॉक तीनों और 1 ठीक 2। है। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी बताओ, किसी अब नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा। देव आ गए सर समझ। और राहुल, हाँ सर। आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में? हाँ सर। जी सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इनिट अब म्यूट कर लीजिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो इनिट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, इस सब की कहानी मैंने आप लोगों को बता दिया। और भी इसमें रिलेटेड कोई क्वेश्चन? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्लास पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, है ना, इनिशियलाइजर, इनिट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, ये सब कुछ पढ़ लिया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत आई अभी तक? कोई कन्फ्यूज़न किसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपने पढ़ा और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब जितना चीज़ मैंने पढ़ाया, इन सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक असाइनमेंट मैंने रखा हुआ है, वो असाइनमेंट आप लोग बनाइएगा। ठीक है, वो बल्ब वाला असाइनमेंट किसी ने बनाया आज तक अभी? नहीं सर। तो भेज मैं दीजिए। आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें अभी तक के सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। उसमें इनिट भी यूज हो जाएगा, उसमें कंस्ट्रक्टर भी यूज हो जाएगा, उसमें स्टैटिक भी यूज हो जाएगा, स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक, मतलब सब अब तक का सारा कंसेप्ट उसमें यूज हो जाएगा। ठीक, वो मैं आपको आज अभी भेज दूंगा बल्ब असाइनमेंट। दूसरा चीज,
दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक असाइनमेंट दिया हुआ था है ना, शॉपिंग वाला। तो वो किसने किसने बनाया? किसी ने बनाया अभी तक? सर वो पूरा नहीं, वो भी लॉगिन मॉडल बनाया था, उसके बाद आज ये बना रहा था मैं। आज ये पढ़ रहा था और वो पढ़ रहा था सिंक्रोनाइज। अच्छा, हमारा कंप्लीटेड ही नहीं था सर, तो उतना ही बना था सर। टाइम निकालिए। ठीक है, टाइम निकालिए भाई। अरे यार, कहाँ भाग रहा है? ये है आपका स्काइप और ये है बल्ब असाइनमेंट। ये गया बल्ब असाइनमेंट स्काइप के अंदर। अब इसको बनाइएगा आप लोग, इसमें सब कुछ कहानी लिखा हुआ है ना? समझ रहे हो आप लोग? जी सर। तो इसको देखेंगे, आपको मिल जाएगा सारी कहानी कि आपको बनाना क्या है। इसको बना के आप फर्दर मुझे भेज दीजिएगा। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं अगले कंसेप्ट पे मूव कर जाता हूँ और उस कंसेप्ट का नाम है कमांड लाइन आर्गुमेंट, है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट आपको बता देता हूँ, रैपर क्लास के बारे में बता देता हूँ, है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट हो जाएगा, रैपर क्लास हो जाएगा। तो आपको क्लास लोडिंग वगैरह के बारे में और अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक कब चलता है? क्लास लोडिंग टाइम पे। तो अगर क्लास लोडिंग टाइम पे चलता है तो उसके बारे में आपको और पता होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन मेथड और स्टैटिक ब्लॉक में यही डिफरेंस है कि मेन मेथड में कमांड लाइन से हम आर्गुमेंट ले सकते हैं और स्टैटिक ब्लॉक में हम नहीं ले सकते। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? तो कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, मैं अपनी क्लास का नाम ही कमांड लाइन आर्गुमेंट देता हूँ। कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग द वैल्यूज फ्रॉम कमांड लाइन एट रन टाइम। कमांड लाइन आर्गुमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ passing the values from command line at run time। ठीक है, रन टाइम में कमांड लाइन से वैल्यू पास करना कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है। ठीक है, कमांड लाइन से रन टाइम पे वैल्यू पास करना कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है। तो आपने कहा कहाँ से वैल्यू पास करें, कैसे पास करें, तो उसके बारे में ज़रा हम देखते हैं। ये देखिए, हमने CMD को चला दिया और हमने यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा सी कमांड लाइन आर्गुमेंट डॉट जावा। ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दिया है। कब का शेयर किया है? एक बार शेयर कर दिए। दिख रही सर। तो देखिए, ये प्रोग्राम को मैंने करा कंपाइल, तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया, है ना। अब हम प्रोग्राम को करेंगे रन, जावा कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, और जब हम नॉर्मली ऐसे प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो जो कुछ भी हमारे पास यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा होता है वो हमें दिख जाता है। नॉर्मली यही प्रोग्राम का फ्लो होता है ना। जैसे यहाँ पे हेलो हाय जो भी मैं लिख दूंगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये लीजिए, हमने करा कंपाइल
और इसको करा हमने रन। तो जब रन करेंगे तो जो भी हमारे प्रोग्राम में होता है वो आ जाता है। अच्छा, अब कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या होता है? कमांड लाइन आर्गूमेंट का मतलब कमांड लाइन से रन टाइम पे वैल्यूज पास कराना। ठीक है, तो जैसे आपने प्रोग्राम को ऐसे रन किया, ठीक, और रन टाइम पे आपने ऐसे वैल्यू दे दिया हेलो, हाय, 23, 65, ऐसे करके आपने वैल्यू दे दिया और एंटर मारा, तो इसी को बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। समझ में आ रहा है? कमांड लाइन से रन टाइम पे वैल्यूज पास कराना कमांड लाइन आर्गूमेंट कहलाता है। आपको पता है ये जो सारी वैल्यूज आप देते हो, चाहे 65 है, चाहे 23 है, चाहे हेलो है, हाय है, ये सारी वैल्यूज इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाती है। इसी को बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। कमांड लाइन आर्गूमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग द वैल्यूज फ्रॉम कमांड लाइन एट रन टाइम। आपने कहा ये इक्लिप्स में कैसे पास करते हैं, तो इक्लिप्स में भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्लिप्स में जैसे कोई प्रोग्राम है, जैसे ये मान लो प्रोग्राम है और इसमें आपको कमांड लाइन आर्गूमेंट भेजना है, तो राइट क्लिक करके जब आप रन करते हो ना, तो रन कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होता है और यहाँ पे ऑप्शन आता है वीएम आर्गूमेंट। कोई नॉर्मल प्रोग्राम लूँ तो आपको बताऊँ, जैसे ये मैंने स्टैक डेमो करके प्रोग्राम लिया, तो अब देखिए यहाँ पे रन कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा, और हम एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे वो जिसको मतलब रन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्गूमेंट आ रहा है, ये आर्गूमेंट है वीएम आर्गूमेंट, ये प्रोग्राम आर्गूमेंट। तो आप यहाँ से आर्गूमेंट भेज सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, पहले यहाँ समझ लीजिए। कमांड लाइन आर्गूमेंट मतलब कमांड लाइन से रन टाइम पे वैल्यूज पास कराना। तो कमांड लाइन से रन टाइम पे जो वैल्यूज आप पास कराते हो, वो सारी वैल्यूज कहाँ जाती है? इसी एरे में जाके रिसीव हो जाती है। एसएस करके जो एरे है ना, इसी एरे में जाके रिसीव हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप का एरे जाता है। अब इस एरे को अगर आप प्रिंट करो, जैसे आपने लिखा एसएस का आपने लिखा 0, तो 0 पोजीशन की वैल्यू आपको यहाँ दिख जाएगी। ये आपने कोड को कंपाइल करा और आपने जब रन किया तो ऐसे आपने दिया, तो प्रिंट क्या हो गया? हेलो, क्योंकि आपकी 0 पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे हेलो है, 1 इंडेक्स पे हाय है। अगर आप 1 इंडेक्स प्रिंट करोगे तो हाई प्रिंट करके दिखाएगा जो आप भेजोगे। दिस इज कमांड लाइन आर्गूमेंट। कमांड लाइन आर्गूमेंट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वैल्यूज फ्रॉम कमांड लाइन एट रन टाइम। कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? दो सर। सर फिर से एक बार बता दीजिए। नहीं सर। फिर से एक बार बता दें। तो मैं पढ़ा रहा हूँ कमांड लाइन आर्गूमेंट। कमांड लाइन आर्गूमेंट का मतलब होता है कमांड लाइन से रन टाइम पे पैरामीटर पास करना। अभी तक प्रोग्राम आप जब रन कर रहे थे तो नॉर्मली प्रोग्राम ऐसे कंपाइल कर ले रहे थे और ऐसे रन कर ले रहे थे, ये कहानी थी ना। लेकिन जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो रन टाइम पे आप स्पेस दे के कुछ वैल्यू भेज सकते हो। जैसे आपने लिखा 20, 30, हेलो, हाय, बाय, जो कुछ भी लिखोगे स्पेस दे के। तो ये सब जो आप लिख रहे हो प्रोग्राम के साथ, ये एक वैल्यू है जो रन टाइम पे जा रही है, और ये सारी वैल्यू जाके इस मेन मेथड के एसएस वेरिएबल में रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 20 है ये 0 पोजीशन की वैल्यू है, ये 31 पोजीशन की वैल्यू है, हाई 2 पोजीशन की वैल्यू हो गई, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से होता है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी वैल्यूज़ हैं। ऐसे लिख के एंटर मारोगे आप, ये देखिए। तो यहाँ मैंने SS1 प्रिंट किया था। 1 का मतलब हो गया कि 30, क्योंकि 30 जो है 1 पोजीशन पे है, इसीलिए 1 प्रिंट होके आ गया। तो ये है कहानी।
कमांड लाइन आर्गुमेंट मतलब नॉर्मली जब प्रोग्राम आप चलाते हो तो आप वैल्यू नहीं देते हो, लेकिन आप चाहो तो वैल्यू भी ऐसे भेज सकते हो कमांड लाइन के माध्यम से। और कमांड लाइन के थ्रू ऐसे वैल्यू जो भेजते हो वो सारी वैल्यू आपके मेन मेथड में जाके रिसीव हो जाती है, जो भी वेरिएबल का नाम है उसमें रिसीव होती है। और ये भले ही आप इंटीजर लिख रहे हो, ये इंटीजर नहीं ट्रीट होती है, ये स्ट्रिंग ही ट्रीट होती है, क्योंकि सारी वैल्यू स्ट्रिंग में जाके रिसीव हो जाती है। ये कहानी है। आया देव समझ में? जी सर, समझ गई। तो ये एक एरे में जाके रिसीव हो जाती है। एरे के 0 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कर लिया। अब जैसे 0 और 1 वाली पोजीशन की वैल्यू को अगर मैं जोड़ दूं, है ना, यहाँ पे 0 + 1, इन दोनों वैल्यू को अगर मैं जोड़ दूं, है ना, कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, ठीक है, तो ये जुड़ नहीं रहे हैं, ये कॉन्कैटिनेट हो गए। ये कॉन्कैटिनेट हो गए, समझ रहे हो? ये कॉन्कैटिनेट हो गए, ठीक है, क्योंकि इंटीजर जो ये वैल्यू आप लिख भी रहे हो ना 20 30, ये हमें लग रहा है कि इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जुड़ता थोड़ी ना है। इसलिए जुड़ कॉन्कैटिनेट हो गया। ये कहानी है। अगर आप हेलो और हाय लिखते, सपोज करो आपने लिखा सूर्या, फिर आपने लिख दिया जलता है, तो एक साथ आ जाएगा सूर्या जलता है, जलता है सूर्या आ गया। ऐसा कैसे? अच्छा, पहले 1 पोजीशन की वैल्यू आई, फिर 0 पोजीशन की वैल्यू आई, कॉन्कैटिनेट हो गई। समझ में आई बात? तो ये जो फैसिलिटी है ये आपके उसके अंदर नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक में नहीं है, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक में कमांड लाइन आर्गुमेंट ऐसे नहीं भेजा जा सकता। वहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि कमांड लाइन से रन टाइम पे आर्गुमेंट भेजो। यहाँ भेज सकते हो आप। कमांड लाइन से जो आर्गुमेंट जाता है उस आर्गुमेंट को पूरा एक लूप चला के भी प्रिंट कराया जा सकता है। जैसे मैंने आपको कल लूप बताया ना, फॉर लूप या फॉर ईच लूप, वो भी चला सकते हो आप। आप यहाँ भी लिख दो फॉर ईच लगा दो, फॉर ईच लगा दो, आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग एस और यहाँ एस एस, तो एस एस की सारी वैल्यू कहाँ जाएगी? एस में, और एस को यहाँ प्रिंट कर लो। समझ में आई बात? देखो क्या फ़ायदा होगा। आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, अब रन टाइम पे जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, है ना, जो भी लिख रहे हो और जितना भी लिख रहे हो, ये सारी वैल्यू लूप के माध्यम से प्रिंट होके आ गई। तो ये बात याद रहे कि जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है। अब यही सेम चीज़ अगर किसी आईडी में आप करोगे, जैसे इक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया, इसमें कैसे करोगे? तो यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम है, से मैंने एक कोई प्रोग्राम ले लिया, एक क्लास बना लिया मैंने CMD करके, है ना, और यहाँ पे मेन मेथड बना लिया, ठीक, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम system.out.println, और से हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ARGS, और ARGS में यहाँ पे लिख दिया हमने 0, तो यहाँ लिख दिया ARGS 0, ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, ठीक। तो अब अगर आप प्रोग्राम रन करोगे तो यहाँ रन एज कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। आपके प्रोग्राम का नाम है CMD ना, तो यहाँ से CMD सेलेक्ट करिए, CMD
नहीं दिख रहा है सी एम डी ओनली आना चाहिए, सी से होगा सी एम डी, सी या तो रिफ्रेश एक बार दोबारा करते हैं, सी एम डी। सर एक बार रन करिए तब दिखाएगा। अच्छा एक बार रन कर जी। दूं? जी सर। तो रन कर दिया। अब यहाँ रन कर दिया तो ये एक्सेप्शन आ गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों बता सकता है कोई ऐसा क्यों? वो सर एरे में आपने वैल्यू नहीं डाली। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भैया एरे के 0 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करा देना, और आपने कोई वैल्यू भेजी ही नहीं तो प्रिंट क्या कराएगा? तो रन कॉन्फ़िगरेशन में गया और अब यहाँ CMD आ गया, देखिए है ना। और यहाँ से अब आर्गुमेंट में गया मैं, और यहाँ से हमने प्रोग्राम आर्गुमेंट दे दिया। प्रोग्राम देते हैं VM देते हैं, शायद प्रोग्राम ही देते हैं। सर प्रोग्राम ही देते हैं। प्रोग्राम आर्गुमेंट में मैंने लिख दिया हाय, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको रन। तो देखो यहाँ पे हाय प्रिंट होके आ गया, क्योंकि मैंने एक ही वैल्यू भेजी थी कमांड लाइन से। तो प्रोग्राम आर्गुमेंट आप वहाँ से पास करा के भेज सकते हो। तो ये चीज़ है कि आप कमांड लाइन आर्गुमेंट चाहे आप यहाँ से भेजो चाहे वहाँ से भेजो, मतलब दोनों जगह पॉसिबल है। कमांड लाइन आर्गुमेंट को आप ऐसे समझ लो कि ये, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि हमारे जावा में यूज़र से इनपुट लेने के 2 तरीके होते हैं, और संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप जावा में नहीं समझ रहे हो तो संसार को लेके समझो कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं कि भाई जिनके पास पेशेंस होती है, धैर्य होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होती है, धैर्य नहीं होता है, जो थोड़े देर में छटपटाने लगते हैं तो समझ रहे हो? तो 2 तरह के लोग होते हैं। मैं रवि तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, ये ना सोचना, है ना। रवि है ही नहीं सर। अच्छा, तो रवि लेफ्ट हो गए। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं समाज में। एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पेशेंस होता है, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जिसके पास पेशेंस नहीं होता है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि जब प्रोग्राम हमारा चले तो मैं हेडेक नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब प्रोग्राम मेरा चले तो उसी टाइम पे सब कुछ चल जाए, आउटपुट सब आ जाए, है ना। इसके पास पेशेंस नहीं होगा। और जिसके पास पेशेंस होगा वो चाहेगा कि जब मेरा प्रोग्राम चले तो वो मुझसे पूछे कि इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर एंटर करूं, फिर इंटर सेकंड नंबर तो सेकंड नंबर एंटर करूं, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट आए। तो जब आप प्रोग्राम रन कर दोगे और आपसे पूछेगा इंटर फर्स्ट नंबर, आपसे पूछेगा इंटर सेकंड नंबर, और फिर आप दोनों नंबर एंटर करोगे, फिर सम आएगा, तो भाई उसके लिए बहुत पेशेंस मतलब वाले बंदा चाहिए। अच्छा, वो जो तरीका है इनपुट लेने का वो आयो का कंसेप्ट है। बट जेवीएम क्या कहता है? जेवीएम कहता है कि अगर आपको पेशेंस आपके पास नहीं है और आप चाहते हो कि प्रोग्राम के रन टाइम पे ही आप इनपुट दे दो और तुरंत आपको आउटपुट भी मिल जाए, तो ये है वो कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला तरीका। इसमें आपने कहा सर 2 नंबर का सम का प्रोग्राम इसमें कैसे बनेगा? यहाँ तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। अगर आप इंटीजर भी दे रहे हो तब भी स्ट्रिंग है। जैसे आपने इंटीजर लिखा तो ये भी स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो आप अगर ये चाहोगे कि इस प्रोग्राम में ये सारी वैल्यू जो भी जा रही है ये स्ट्रिंग से इंटीजर बदल जाए, तो इसके लिए आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, कास्टिंग करनी पड़ेगी, और हो जाएगा। तो अब वो कास्टिंग करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए आपको रैपर क्लास का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ये जो वैल्यू है, देखो जावा में ध्यान से सुनना, 2 तरह के स्ट्रिंग होते हैं। एक होते हैं वो स्ट्रिंग जो कैरेक्टर में लिखे गए हैं, ए बी या हेलो हाय बाय, इसे बोलते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग, है ना, समझ रहे हो।
और जो 45 है या 67 है वो है न्यूमेरिक स्ट्रिंग। तो मुझे किसी न्यूमेरिक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो रैपर क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। रैपर क्लास से हो जाएगा। अब रैपर क्लास क्या होती है? WRAPPER। देखिए, कहते हैं कि जावा में रैपर क्लासेस जो होती है ना, रैपर क्लासेस हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए बनाए गए हैं। इंट के लिए इंटीजर नाम की रैपर क्लास, फ्लोट के लिए फ्लोट नाम की रैपर क्लास। मतलब जावा के अंदर हर प्रिमिटिव डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और ऑब्जेक्ट को फर्दर प्रिमिटिव में बदलने के लिए रैपर क्लासेस दी गई हैं। प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में बदलने के लिए जावा में बहुत सारी रैपर क्लासेस दी गई हैं। और सारी रैपर क्लासेस पाई जाती हैं java.lang पैकेज के अंदर। java.lang पैकेज में रैपर क्लासेस होती हैं। ठीक है, आपने देखना है तो SRC में जाइएगा। मेरे केस में ये डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर ये मेरा डॉक और SRC, जावा, लैंग, और यहाँ से मैं इंडेक्स फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, ये इंडेक्स फाइल। यहाँ से आप देख सकते हो रैपर क्लासेस की लिस्ट। कौन कौन सी रैपर क्लासेस हैं हमारे पास। जैसे हमारे यहाँ इंट के लिए इंटीजर नाम की रैपर क्लास होगी। इंटीजर नाम की रैपर क्लास आपको कहीं दिख जाएगा। इंटीजर, ये है इंटीजर। फ्लोट के लिए फ्लोट नाम की रैपर क्लास होगी। डबल के लिए डबल नाम की रैपर क्लास होगी। मतलब हर एक प्रिमिटिव के लिए रैपर क्लास होती है। तो क्वेश्चन है कि रैपर क्लास क्या होती है ना। रैपर, WRAPPER, रैपर क्लास। तो सुनिए, जावा के अंदर जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, चाहे इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो, डबल हो, बुलियन हो, हर प्रिमिटिव डेटा को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए और ऑब्जेक्ट को फर्दर प्रिमिटिव में बदलने के लिए रैपर क्लासेस हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो रैपर क्लास वो होती हैं जो प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करती हैं। समझे। और जावा में हर प्रिमिटिव के लिए रैपर क्लास, जैसे ये है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप कौन सा है हमारे पास। प्रिमिटिव टाइप है, मान लो हमारे पास इंट। तो इंट की रैपर क्लास का नाम क्या है, इंटीजर। ठीक है, फिर हमारे पास है रैपर क्लास फ्लोट। तो उसकी रैपर क्लास का नाम क्या है, फ्लोट। तो हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए रैपर क्लास अवेलेबल है। इसको रैपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव के ऊपर एक रैप, मतलब एक लेयर बना देता है। जैसे आप कोई बिस्किट खरीदते हो तो बिस्किट ऐसे नहीं मिलता है, एक पैकेट में रैप होता है, बधा होता है। रैप का मतलब बांधना। तो कोई भी प्रिमिटिव अगर हमारे पास लिखा गया है, उस प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट से बांध दिया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में। अच्छा, कोई भी प्रिमिटिव अगर ऑब्जेक्ट में बदलता है, अगर इंट को इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में बदल दिया, तो इसी को बोलते हैं बॉक्सिंग। और ऑब्जेक्ट को फर्दर प्रिमिटिव में बदल दिया तो अनबॉक्सिंग। तो इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के क्या समझते हो। तो बॉक्सिंग मीन्स प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन एंड अनबॉक्सिंग मीन्स ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन।
आपने कहा होगा कैसे ये, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कैसे होता है सर? तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं कहीं पे लिख दूँ इंट x इज इक्वल्स टू 10, तो देव बताओ ये प्रिमिटिव है या ऑब्जेक्ट है? क्या है ये? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। बिल्कुल। अब इसको मुझे ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो मैं लिखूंगा इंटीजर i इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, यानी कि इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस प्रिमिटिव को उठा के इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। अब यही जो x वेरिएबल था यहाँ 10 था, ये प्रिमिटिव था और ये बन गया ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। और यही कंसेप्ट कहलाता है क्या? प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट में बदलना कहलाता है बॉक्सिंग। समझे? आपने कहा ये क्यों किया, क्या ज़रूरत थी, क्यों बनाया गया ये कंसेप्ट? तो जावा में ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। मान लो आपको किसी भी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रिमिटिव नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि आपको कोई डेटा है, उस डेटा पे मैनिपुलेशन कर रहे हो, अचानक आपको ज़रूरत पड़ गई यार वो डेटा अगर ऑब्जेक्ट में होता तो ये काम हो जाता। अब जैसे कलेक्शन है, कलेक्शन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट में जाती है ना, जो कि आगे आप पढ़ोगे। अब आपके पास कोई प्रिमिटिव डेटा है, अचानक आपने सोचा यार अगर ये ऑब्जेक्ट में बदल जाए तो मेरा काम बन जाए, तो तरीका तो होना चाहिए। तो ये प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट में बदलने का तरीका है, जिसको हम बॉक्सिंग कर देंगे। अच्छा, जैसे मैंने इंट के लिए इंटीजर यूज करा, फ्लोट के लिए फ्लोट, बुलियन के लिए बुलियन, डबल के लिए डबल, सबके लिए ऐसे हैं। एक को बताने की जरूरत है, बाकी सब ऐसे ही हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कैसे बदला जाए? चलिए, अब जितने भी रैपर क्लास होते हैं उनके पास मेथड्स होते हैं। जैसे इंटीजर क्लास के पास एक मेथड बना के दिया गया है जिसका नाम है इंट वैल्यू। ये कैसे आप चेक करोगे कि इंटीजर क्लास के कौन कौन से मेथड हैं? डॉक्यूमेंटेशन निकालना भी बताया ना, डॉक्यूमेंटेशन तो निकाल सकते हो आप, कहीं से भी डॉक्यूमेंटेशन निकालो और चेक करो इंटीजर क्लास के पास इंट वैल्यू मेथड है। ये इंटीजर क्लास है, कहाँ गया कहाँ गया, ये इंटीजर क्लास है। इसके मेथड्स में जाओ, यहाँ देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, नीचे करो, यहाँ पे एक मेथड है इंट वैल्यू। देखो क्या कर, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ इंटीजर एज अ इंट, मतलब इंटीजर वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये मेथड है। जैसे इंटीजर क्लास के पास इंट वैल्यू, फ्लोट के पास फ्लोट वैल्यू, डबल के पास डबल वैल्यू, सबके पास ऐसे ही मेथड्स हैं। ये देखो फ्लोट वैल्यू भी मेथड है। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? ठीक है, इंट वैल्यू मेथड चलाया, इससे हमें फिर से क्या मिल जाएगा? इससे हमें फिर से मिल जाएगा एक प्रिमिटिव वैल्यू, इसको p में होल्ड कर लिया और इसी को नाम दे दिया गया अनबॉक्सिंग। इसको क्या बोला गया? अनबॉक्सिंग। तो ये बॉक्सिंग है और नीचे अनबॉक्सिंग है। प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट, कई ओरिएंटर पूछते हैं कि व्हाट इज बॉक्सिंग, व्हाट इज अनबॉक्सिंग? कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव इनटू द ऑब्जेक्ट इज बॉक्सिंग एंड ऑब्जेक्ट इनटू द प्रिमिटिव इज अनबॉक्सिंग, है ना। तो ये प्रोग्राम मैं चला के दिखाऊं, इसे चला लोगे आप लोग। बस इसी प्रोग्राम को यहाँ उठाओ, मेन के अंदर डाल दो, रन कर दो, कर दोगे आप लोग। बस आई को प्रिंट कर लेना, जी सर। पी को प्रिंट कर लेना, एक्स को प्रिंट कर लेना। यहाँ पे एक्स प्रिंट करोगे तो ये प्रिमिटिव है, यहाँ आई को प्रिंट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट है। आएगा 10 ही, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, बट यहाँ 10 प्रिमिटिव है, यहाँ 10 ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी 10 आएगा फिर से प्रिमिटिव। चला के देख लेंगे या मैं चलाऊं? फटाफट बताओ आप लोग, चला लोगे? देख लेंगे। बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, देख लेंगे। कुछ ना कुछ तो देखोगे ही, इतना तो प्रोग्राम चलाओगे एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा, जावा के जेडीके 1.5 से एक और रूल आ गया, 1.5 से, कि ये जो प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हो ना, मेथड चला के और ऐसे चला के,
आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने इसे करा ना, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके कंस्ट्रक्टर में ये प्रिमिटिव को डाला, तब वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप लिखिए इंटीजर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए इक्वल टू एक्स, यानी कि आपने डायरेक्ट किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में रख लिया, बदलने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है। ये JDK 1.5 से रूल आया और इसी को नाम दिया गया ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो मतलब किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया गया। किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया गया, ऑटो बॉक्सिंग हो गई। समझ रहे हो? प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट डाल दिया। ये जावा 5 से पॉसिबल है और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऐसे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो भी जाता है कि प्रिमिटिव अपने आप ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और काम हो जाएगा आपका। और उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी प्रिमिटिव में चला जाएगा, यानी कि इंट z इज इक्वल टू आई, ये लो ऑटो अनबॉक्सिंग। तो ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग जावा 1.5 से आया। ये दो लाइन समझ में आई? ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग नहीं समझ में आया? देव समझ में आ रहा है? देव समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से एक बार बता दीजिए। ऑटो बॉक्सिंग में क्या कर रहे हैं हम? देखो, बॉक्सिंग में क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और फिर उसके कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू डालेंगे, तब ये कन्वर्ट हो रहा है। हैं? डाल रहे हैं ना, कन्वर्जन कर रहे हैं ना? हाँ सर। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं क्या, यहाँ पे तो हम डायरेक्टली प्रिमिटिव वेरिएबल एक्स था और डायरेक्ट इंटीजर में होल्ड कर लिया ऑटोमेटिकली, बिना किसी ऑब्जेक्ट बनाए। बिना किसी ऑब्जेक्ट बनाए प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में होल्ड कर लिया, तो ऑटो बॉक्सिंग हो गई। ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में होल्ड कर लिया डायरेक्टली, ऑटो अनबॉक्सिंग हो गई। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। ये जावा 1.5 से करा गया। अब आप सोच रहे हो कि ये सब क्यों पढ़ाया, हमें तो यहाँ क्या ज़रूरत था, ये मेन में इसकी क्या ज़रूरत थी? तो पहले ये सारा चीज़ अगर आप जान गए तो फिर आगे मैं चीज़ें बताऊँ। ये बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से कट कर लो, मेन के अंदर डाल दो और चला दो बस। ये इतना चीज़ आपको कमेंट करना पड़ेगा। कॉपी कर दिया, कमेंट कर लिया, कमेंट कर लिया, कमेंट कर लिया। ये हमारा प्रिमिटिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट में बदल दिया। system.out.println में ये आई को प्रिंट कर लीजिए, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, इंटीजर के ऑब्जेक्ट को आई ऐसे प्रिंट कर लिया, और फिर यहाँ से इसको z में प्रिंट कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे हमने p को प्रिंट कर लिया, तो बस, सॉरी, क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, कमांड लाइन से अब रन टाइम पे वैल्यू दो ना दो आपकी इच्छा है। चलो मैं दे देता हूँ, क्योंकि लूप चलाया ऊपर, तो ठीक है। ये तो दो वैल्यू, मैंने तीन वैल्यू दिया था, 12, 4 और 33। तो ये तो तीनों
स्प्लिट हो गए। बाकी ये जो 10 10 10 आ रहा है ये सब वही है, कन्वर्जन है प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, जो भी आपको बताया। तो ये ऑटो बॉक्सिंग और नीचे वाला ऑटो अनबॉक्सिंग, ये JDK 1.5 में आया है। JDK 1.5 में आया है। इसको हम ऑटो अनबॉक्सिंग बोलेंगे, ऑटो अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो बताओ पहले इतनी बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई नाराज होने वाली बात नहीं है कि रैपर क्लास क्या होती है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है। सब लोग बताओ प्लीज़, एक बार, दो बार, तीन बार दोबारा समझाया जाएगा, पैसा थोड़ी नहीं लग रहा है इसका, बोलना ही तो है। एक बार दोबारा समझाऊं? देव सर नहीं, समझ में आ गया। समझ में आ गया सबको? राहुल हाँ सर, समझ में आ जी गया। ठीक है, चलो बढ़िया है। जब इन लोगों को आ गया तो सबको आ ही गया होगा, मैं मान के चलता हूँ। चलिए, तो पता है अब जैसे मैंने इंटीजर क्लास से ये काम किया, आपके लिए टास्क यही है कि ऐसे फ्लोट क्लास के लिए कर लेना, डबल क्लास के लिए करना, बाकी सबके लिए ऐसे ही काम होता है। इंट के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल के लिए डबल, बुलियन के लिए बुलियन। आप सोच रहे हो ये सब क्यों? अरे यार ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये समझ लो कि आप अभी पढ़ रहे हो टेबल। टेबल समझते हो ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। ये जब पढ़ाया जाता है स्कूल में तो बहुत गुस्सा लगता है, मैम को मन करता है चाट लगा दिया जाए, मैम भाग जाने का मन करता है स्कूल छोड़ के। क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं क्लास सेकंड में, थर्ड में जब रहता था, हमारे यहाँ तो पहाड़ा होता था, हिंदी में बोलते हैं, और पहाड़ा जब हम सुनाते थे, पहाड़ा याद नहीं होता था हमको, तो हमें पूछा जाता था ये पहाड़ा क्यों। हम सोचते ये पहाड़ा क्यों हमसे याद करवाया जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब गुस्सा ही लगता था, है ना। तो वो पहाड़ा जो है, हमें बाद में पता चला कि यार पहाड़ा आएगा तभी मल्टीप्लिकेशन आएगा, तभी डिवीज़न आएगा, तभी आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर पाओगे, है ना। तो वही वाली बात है कि ये सब समझ लो कि टेबल पढ़ रहे हो आप, और टेबल का इम्प्लीमेंटेशन आप आगे सीखोगे। तो ये सब जो चीज़ें पढ़ रहे हो इसका फ़ायदा आगे आपको मिलेगा कि ये इनिट है, ये स्टैटिक है, ये दिस है, ये सुपर है, ये फलाना है, ढिमाका है, जो भी है। तो ये सब आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो, ये जावा नहीं पढ़ रहे हो। जावा को पढ़ने के लिए आप कंसेप्ट सीख रहे हो कि ये कंसेप्ट सीख जाओगे तो जावा आपको आ जाएगी। ठीक है, तो फिर जावा कहाँ से शुरू होता है? जावा के क्या टॉपिक हैं? जावा के टॉपिक हैं पैकेज, एरे, एक्सेप्शन, थ्रेड, कलेक्शन, सर्वलेट, JSP, एक्सेप्शन, AWT, स्विंग, एपलेट, ये सब जावा के टॉपिक है ना। बहुत कुछ है अभी तो। ठीक है, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या थी ना, कि जो हमारा प्रिमिटिव आ रहा था उसको हम चाहते थे ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाए, है ना। या ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग आ रहा था उसे इंटीजर टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाए, कन्वर्जन कर दिया जाए। तो उसको कन्वर्जन करने का एक अलग से प्रोग्राम बना लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। प्रोग्राम थोड़ा अलग हो जाएगा तो मन लगा रहेगा हमारा, समझ में आएगा चीज़ें। मतलब बड़ा प्रोग्राम समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं अभी देखिएगा। इसका मैं नाम देता हूँ कमांड लाइन 1। वो कमांड लाइन के नाम से था केवल .java। ठीक है, जावा सी कमांड लाइन 1.java कोड कंपाइल हो गया, और जावा कमांड लाइन, ये कोड हमारा रन हो गया। ओह
ये तो लिख रहा है कि 0 और 1 पोजीशन पे वैल्यू आएगी और आपने वैल्यू दिया नहीं, इसलिए एरर आ गया। अब मैं 0 और 1 वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करूँगा, 0 पोजीशन की वैल्यू को कहीं होल्ड करूँगा, 1 पोजीशन की वैल्यू को भी कहीं होल्ड करूँगा, है ना। तो पहले मैं 0 पोजीशन की वैल्यू को होल्ड करूँगा, फिर 1 पोजीशन की वैल्यू को होल्ड करूँगा। इसकी वैल्यू को मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर लिया, स्ट्रिंग एस में, और इसकी वैल्यू को मैंने होल्ड कर लिया स्ट्रिंग S1 में। ये दो वैल्यू आएंगी कमांड लाइन से, ठीक है, S और S1 S2, ठीक। अब बताओ इसको किस में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग है ये, आप प्रोग्राम चलाओगे, जैसे आपने प्रोग्राम चलाया और कमांड लाइन से आपने वैल्यू भेजा। अब कमांड लाइन से आपने वैल्यू भेजा मान लो 12 या 34 या समथिंग, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, आपको लग रहा है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कमांड लाइन से जाता है स्ट्रिंग में जाता है ना। और स्ट्रिंग को, और ये स्ट्रिंग वो भी न्यूमेरिक वाला है, नंबर वाला स्ट्रिंग है। अब नंबर वाले स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है या डबल में कन्वर्ट करना है, आप बताओ, या फ्लोट में, जिसमें कहोगे उसके लिए रैपर क्लास अवेलेबल है। तो चलो मैं इंट के लिए नहीं, डबल के लिए करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास डबल नाम की क्लास है, DOUBLE, और डबल क्लास के पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है पार्स डबल। पार्स डबल। इंटीजर क्लास के पास पार्स इंट, बुलियन के पास पार्स बुलियन, फ्लोट के पास पार्स फ्लोट, समझ रहे हो। तो और ये स्टैटिक मेथड है, इसलिए क्लास के नेम से कॉल कर रहे हैं। ये डॉक में जाके आप देख लेना, बार बार नहीं डॉक ओपन करूँगा। और यहाँ मैंने लिख दिया S1। तो कमांड लाइन से जो भी वैल्यू जाएगी, चाहे वो इंटीजर ही क्यों ना हो, वो डबल में पार्स करके हमें दे देगा, डबल D1। इसी तरह से D2। तो मैंने दो वैल्यू पार्स कर ली। पहले ये बताओ, ये लाइन समझ में आया मैंने क्या किया। डबल डॉट पार्स डबल करता क्या है? डबल डॉट पार्स डबल कहता है कि मेरे अंदर कोई भी एक मतलब वैल्यू दो। किस टाइप की वैल्यू? किसी भी टाइप की वैल्यू दो, कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दो, बट वो स्ट्रिंग न्यूमेरिक होना चाहिए, कैरेक्टर नहीं। न्यूमेरिक स्ट्रिंग दोगे तो मैं उसको कन्वर्ट करके डबल में दे दूंगा। हमने कहा फ़ायदा, कह रहा है फ़ायदा तो आप खुद देखो ना क्या है। पहले SYSTEM system.out.println PRINTLN, पहले क्या था? पहले आप दो डबल टाइप की वैल्यू को जोड़ नहीं सकते थे, है ना, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जोड़ नहीं सकती थी, लेकिन अब देखना ये जुड़ जाएगी। कंपाइल। अब मैंने दो वैल्यू दिया 12 एंड 23, देखो ऐड होके आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता ना इंटीजर डॉट पार्सेंट, तो ये 0.24.0 लिखा है ना, बस वो नहीं आता, और ये सेम आउटपुट वही देता हमें। लेकिन इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें कि अगर हम कोई डबल वैल्यू भी दे देंगे ना, ये वैल्यू, तो इसको भी जोड़ के दे देगा हमें, है ना। और इंटीजर डॉट पार्सेंट लिखते तो नहीं देता, केवल वो नंबर वैल्यू जोड़ता है। अब आप गलती से आप इसमें कैरेक्टर दे दो, यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो, तो क्या होगा? तो आप सोचोगे ए की स्काई वैल्यू आ जाएगी, बी की स्काई वैल्यू आ जाएगी, और फिर उस पर ऑपरेशन हो जाएगा। नहीं, यहाँ एक्सेप्शन आ जाएगा कि भैया ये नंबर इसके लिए वैलिड नहीं है, फॉर्मेट इसका वैलिड नहीं है, दैट इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्योंकि पार्स इंट, पार्स डबल, इनको बताया गया है कि तुम्हारे अंदर जब नंबर आएगा तभी तुम उसको पार्स करके देना, न्यूमेरिक स्ट्रिंग को पार्स करना, किसी और वैल्यू को नहीं। क्लियर है या नहीं है? इसीलिए रैपर क्लास आपको बता दिया गया कि रैपर क्लास से यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रिंग का इंट में कन्वर्जन हो रहा है। ये स्ट्रिंग वैल्यू है और स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप का डेटा है, रेफरेंस को प्रिमिटिव में बदल रहे हो आप, यानी कि अनबॉक्सिंग कर रहे हो आप। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो भाई। आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आगे आ रहा है सर। तो पूछो कोई क्वेश्चन फिर। सर जैसे अभी आपने इंट वैल्यू बताया था, तो वो कब यूज करना फिर सर?
जैसे यहाँ पार्स मेथड यूज किया है, तो वो मेथड कब यूज करना, इंट वैल्यू? इंट वैल्यू मेथड चलाना है जब कोई आपका ऑलरेडी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, जो डबल टाइप का है, तो उस डबल टाइप के ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव निकालने के लिए इंट वैल्यू, अगर इंटीजर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है तो इंट वैल्यू चलाओ। यहाँ पे तो हमारे पास जी नहीं था सर। ना, यहाँ पे तो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना था, तो इसलिए डबल पार्स डबल करके मेथड था और स्ट्रिंग उठा के डाल दिया। और स्ट्रिंग में भी होल्ड करके नहीं रखना है, चाहे तो डायरेक्ट एरे उठा के डाल दें इसके अंदर। तो डबल डॉट पार्स डबल करने से फ़ायदा क्या मिला कि आपको डबल वैल्यू पे भी, चाहे आप प्रिमिटिव वैल्यू करो, इंटीजर वैल्यू पे करो और डबल वैल्यू पे करो ऑपरेशन, दोनों पे ऑपरेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बाकी पे करके दिखाऊं या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। अब इसको थोड़ा सा और बेटर बना सकते हो। आप एक काम कर सकते हो कि एक मैथ्स नाम की क्लास बना लो ऐसे, ठीक है, जो मैथमेटिकल फंक्शन करेगी। और मैथ्स क्लास के अंदर एक मेथड बना लो पब्लिक रिटर्न टाइप डबल, और मेथड का नाम ऐड। ठीक है, जैसे मैं ऐड बना रहा हूँ ऐसे आप सब्ट्रैक्ट बना लो, डिवाइड बना लो, मल्टीप्लाई बना लो, या जो और भी बना लो, है ना, स्क्वायर बना लो, ठीक, स्क्वायर रूट बना लो, जो भी बनाना है। इसको डबल कॉमा डबल D1 कॉमा डबल D2, दो वैल्यू लिया और यहाँ से रिटर्न करा दिया D1 प्लस D2, ठीक, और मेथड को बना दिया स्टैटिक। तो अब कहानी क्या होगी? अब कहानी ये होगी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्लस, और यहाँ पे कॉल किसको कर दूंगा? मैथ्स MATHS मैथ्स क्लास का ऐड मेथड, और इसमें पास कर दूंगा क्या? D1 कॉमा D2। तो होगा क्या? ये D1 कॉमा D2 दोनों वैल्यूज़ यहाँ जाएंगी और यहाँ से पूरा ऑपरेशन करके रिटर्न वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी। हैं, ये जो मैं मैथ्स बना रहा हूँ ना, जावा में मैथ करके एक क्लास बनी हुई है ऑलरेडी, है ना, ओवरलैइंग पैकेज में ही है। आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो, मैथ्स यहाँ बना हुआ है, देखो मैथ, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस बहुत सारे हैं, ABS, रिटर्न्स, कॉस, साइन, एक्सट्रैक्ट वगैरह वगैरह, है ना, ये सब करने के लिए। तो और वो सारे मेथड जनरली स्टैटिक ही हैं, तो ऐसे क्लास के नेम से कॉल करोगे आप। तो लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा मेथड का भी इसमें यूज़ समझ में आ जाए। अब देखो वही प्रोग्राम है, कंपाइल नहीं किया मैंने, कंपाइल करना चाहिए था। अब यहाँ पे एरर आ गया, स्पेलिंग कहीं DOUBLE, कंपाइल, और ये देखिए हो गया रन। बताइए समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने मैथ्स में एडिशन बनाया, ऐसे सब्ट्रैक्शन बनाओ, ऐसे कुछ और बनाओ, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप बना लो, और आप कमांड लाइन से रन टाइम पे आर्गूमेंट लो और उसको पार्स करो और उस पर ऑपरेशन करो। इस टाइप के टास्क आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? है जी? कर सकते हैं सर। वेरी गुड, कर सकते हैं सर। ठीक है। तो इस तरह से रैपर क्लास समझ में आ गया, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग समझ में आ गया, और कमांड लाइन से रन टाइम पे आर्गूमेंट लेना आ गया। तो 3-4 चीज़ें मैंने आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से समझा दिया। कमांड लाइन आर्गूमेंट हो गया, रैपर क्लास हो गई, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हो गई। तो आप एक काम कर लीजिएगा, ये दोनों प्रोग्राम कमांड और कमांड 1 है ना, ये है जावा फाइलें दोनों की। ये मैं यहीं भेज दूंगा, क्योंकि तुरंत भेज दूंगा तो याद रहेगा ना, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा।
दोनों ही जावा फाइलें भेजा है ना मैंने, देख लेना, जावा फाइल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, रैपर क्लास, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ठीक, और स्टैटिक ब्लॉक, यूनिट ब्लॉक, जो भी कहानी थी। ठीक, आगे कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ